हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में हम जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और जो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे उनमें से एक क्वेश्चन करके नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, आइए। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 92 का क्वेश्चन है। पेज नंबर 92। आज ही क्वेश्चन है, थ्री स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, मतलब तीन बच्चे हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है बच्चों, आज ही आर प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं वो? शुगर सॉल्यूशन, यानी कि पानी में चीनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ए क्या करता है? 20 ग्राम शुगर को 80 ग्राम वाटर में डालता है। ठीक है जी। बी क्या करता है? 20 ग्राम शुगर ही लेता है, वो 100 ग्राम वाटर में डालता है। सी क्या करता है? 30 ग्राम शुगर लेता है और वो 80 ग्राम वाटर में डालता है। तीन अलग अलग बीकर बन गए। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कौन सी? मास बाय मास। कह रहे तीनों की मास परसेंटेज निकालो। तो सबसे पहले हम किसकी परसेंटेज निकालेंगे? ए वाले की। शुरू करें, चलिए। ए वाले में मास परसेंटेज फॉर्मूला क्या होगा? मास, किसका मास बच्चों? शुगर का, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब टोटल मास किसका बताया था मैंने आपको? सॉल्यूशन का। टोटल मास किसका होता है बच्चों? और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 100 से। फॉर्मूला ये बताया था लास्ट क्लास में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। मास को डिवाइड किससे करते हैं? टोटल मास, सबके मास से। ठीक है जी, सॉल्यूशन के मास से। अब आ जाओ, ए ने कितने ग्राम शुगर डिसोल्व करी? 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। आप देखो, शुगर 20 है, वाटर 80 है, तो मिलके वो कितना बन जाएगा? मिलके तो 100 बन जाएगा। 20 और 80 वाली, पानी 20 ग्राम है, चीनी 20 ग्राम है, पानी 80 ग्राम है, मिलके कितने ग्राम हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, तो कितनी परसेंटेज आ गई मेरे बच्चों? 20%। बी की बात करते हैं। बी में मास परसेंटेज फिर लगाएंगे। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास, किसका मास मेरे बच्चों? शुगर का। हाँ, सोल्यूट भी लिख सकते हो। फिर अपॉन किसका मास? टोटल मास। ये टोटल मास किसका होगा बच्चों? सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आ जाओ, मास ऑफ शुगर कितनी लिए बी ने? उसने भी 20 ली है, डिवाइडेड बाय पानी 100 ग्राम लिया है, तो 20 को 100 में ऐड कर दो, तो टोटल मास कितना आ जाएगा? 120। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? तो यहाँ से आप 0 से 0 काट देंगे, तो ऊपर कितना आ गया? 200 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? हाँ, 200/12 भी आएगा, 20 है ना? यस। तो ये 100/6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 6 4 16.66%। अब किसकी बात करेंगे? सी की। तो सी के लिए फिर फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? मास परसेंट। क्या हो जाएगा? मास, किसका मास? शुगर का, यानी कि सोल्यूट भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब ये टोटल मास किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है, मल्टीप्लाइड बाय, आ जाओ, कितना लिया उसने शुगर? 30 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वाटर 80 है, 30 ये है, तो कितना हो जाएगा? 11 इंटू में 100। समझ आ गई बात बच्चों? क्लियर है? तो अब ये क्या हो जाएगा? अभी आपका आंसर आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 11। कोई डाउट किसी को? तो आ जाएगा 2 चलो, परसेंटेज आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? ये आपने कौन सा आंसर किया है? पार्ट 1 किया है। अब पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2, हुज सॉल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेटेड। आप बताओ, किसकी कंसेंट्रेशन सबसे ज़्यादा निकल रही है? ए की, बी की या सी की? चेक करो। ए की कितनी निकली? 20, बी की कितनी निकली? 60, सी की कितनी निकली? तो आप देखेंगे
C solution is most concentrated because percentage mass by mass of C is higher than, किससे हायर है, A and B। मेरे बच्चों बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कर लेंगे, आगे बढ़ें। तो ये परसेंटेज वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, आप भी नोट कर सकते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आएँ आप उनको करके आएँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग उनको लिख लेना साथ साथ। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, if 20 gram sugar is dissolved in 60 gram water, calculate percentage mass by mass। Second, if 10 ml methanol is dissolved in 90 ml of water, calculate percentage volume by volume। Next, if 300 gram glucose is dissolved in 500 gram water, 600 gram water, calculate percentage mass by mass। Next, if 20 ml of ethanol is dissolved in 80 gram, सॉरी 80 ml कर दो इसको, और इसको 20 ग्राम कर दो। 20 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की जगह इसको कर दो NaCl। If 20 gram NaCl is dissolved in 80 ml solution, calculate percentage वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसमें ध्यान क्या देना बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने ध्यान क्या देना है, ये क्या लिखा है, ये 80 ml टोटल वॉल्यूम ही 80 लेना है। इसमें टोटल वॉल्यूम कितना ले लेना है, 80 ml का वॉल्यूम ही है। और आपको परसेंटेज कौन सी निकालनी है बच्चों, देखो जरा, परसेंटेज निकालनी है मास बाय वॉल्यूम। आप बताओ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बताया था, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे V है, नीचे क्या जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया मैंने, टोटल ही दे दिया। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। और एक लास्ट क्वेश्चन, $40 ग्राम केन शुगर dissolved in 360 gram water, calculate percentage mass by mass। अभी क्वेश्चन करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। जो बच्चा वीडियो से कर रहा है या ऑनलाइन कर रहा है तो इस नंबर पे इनके सॉल्यूशन भेजेंगे, मैं आपको वेरीफाई करके दे दूंगा। जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे का टॉपिक बढ़ा रहे हैं। आजिए चलिए बच्चे हम आगे इसको बढ़ाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए
देखिए आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक केस लिया था जिसमें हमने पानी में, अगर आपको याद हो, हमने पानी के अंदर क्या मिलाई थी? चीनी। याद है वो केस? पानी में जब चीनी मिलाई थी तो चीनी के कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहे थे, याद है? लाइट भी स्कैटरिंग नहीं कर रहे थे। हम इस टॉपिक को दोबारा से देखते हैं। और दूसरा केस क्या था इसका, याद है किसी को? आज पहला केस क्या था इसका, जब हमने क्या था कि एग्जांपल वाटर में हमने क्या डाला था, किसी को याद है? वाटर में हमने शुगर डाली थी, ठीक है मेरे बच्चों। और एक केस क्या था, वाटर में हमने क्या डाला था? शाबाश, मिल्क की ड्रॉप्स डाली थी। और एक केस में हमने वाटर में क्या डाला था? वाटर में हमने सैंड डाली थी, मिट्टी डाल दी थी। 3 केसेस याद है? हमने इस पहले केस वाले सॉल्यूशन को, हमने इसको नाम क्या दिया था कि ये क्या बन गया था बच्चों? सॉल्यूशन। चीनी के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे थे, नहीं दे रहे थे? नहीं दिखते। लाइट की तरफ करने से भी दिखते हैं, नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। और इसको हम होमोजीनियस कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं? होमोजीनियस। आ जाओ भाई, सबसे पहली बात, ऐसे सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है? तो आप क्या लिखेंगे? नेचर इज होमोजीनियस। तो आपसे पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन, इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं बच्चों? व्हाट इज नेचर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन? आप क्या बोलेंगे? इट इज ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। आ जाओ, जब हमने मिल्क की ड्रॉप्स डाली थी, जब मिल्क की ड्रॉप्स डाली थी तो मैंने कहा था लाइट की तरफ कभी करके देखो या माइक्रोस्कोप में देखो तो आपके फैट के छोटे छोटे येलो कलर के क्या दिखते हैं? ड्रॉप्स दिखते हैं। ड्रॉप्स दिख गए तो उसको होमोजीनियस कहेंगे, हेट्रोजीनियस कहेंगे? हेट्रोजीनियस। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज हेट्रो। अब समझ लो बच्चों, ये जो मिल्क वाला केस बना था इसको हम क्या नहीं कह सकते? सॉल्यूशन ही कह सकते। और याद करो, मड वाले सॉल्यूशन को, सैंड वाले सॉल्यूशन को मैंने नाम क्या दिया था, याद है किसी को? इसको क्या नाम दिया था हमने? सस्पेंशन। क्या कहा था? सस्पेंशन। क्योंकि आपको पता होगा थोड़ी देर बाद हमने इसको छोड़ दिया था तो वो नीचे उसके पार्टिकल क्या हो गए थे? सेटल हो गए थे। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो तो आज हम 3 तरह की कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। जो पहला केस था पानी में सॉल्यूशन, पानी में चीनी, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा केस था जिसमें पानी में हमने क्या डाला था? मिल्क ड्रॉप या इंक की ड्रॉप या ब्लड की ड्रॉप, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं कोलॉइड। लास्ट क्लास में मैंने ये नाम नहीं बताया था, तो आज ये नाम क्या है इसका? कोलॉइड। तो बताओ, मिल्क इन वाटर क्या सॉल्यूशन होता है? नहीं। मिल्क इन वाटर सस्पेंशन होता है? नहीं। मिल्क इन वाटर क्या होता है? एक कोलॉइड होता है। शब्द क्या है? कोलॉइड। अब मैं इसको कोलॉइड की डेफिनेशन भी आपको बता दूंगा, डेफिनेशन चिंता मत करना। तो बताओ जी, कोलॉइड होमोजीनियस हुआ, हेट्रोजीनियस हुआ? हेट्रोजीनियस। तो कोलॉइड के एग्जांपल क्या थे? मिल्क इन वाटर, ब्लड, और कोई एग्जांपल हो सकता है इंक, फोग। ये सारे किसके एग्जांपल होते हैं? कोलॉइड के। किसके? कोलॉइड के। अब आ जाओ, सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है? सैंड इन। पहले बताओ नेचर क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट नेचर होमोजीनियस, फर्स्ट पॉइंट नेचर हेट्रोजीनियस, फर्स्ट पॉइंट नेचर। इसकी नेचर कैसी बनेगी? इसकी नेचर भी मेरे बच्चों हेट्रोजीनियस बन गई। यहां तक बात समझ में आ गई? अब सेकंड चीज, पार्टिकल का साइज कैसे था? याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? इनके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो ना हमें नेकेड आई से दिख रहे थे, ना ही हमें माइक्रोस्कोप से दिख रहे थे, पर इनके पार्टिकल का साइज थोड़ा क्या था? बड़ा। चाहे नेकेड आई से नहीं दिख रहे थे, माइक्रोस्कोप से देख पा रहे थे। और इनका साइज क्या था? बहुत ही बड़ा। तो हमें नेकेड आई से भी दिख रहे थे, माइक्रोस्कोप से तो दिख ही जाएंगे। तो इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, और इनके पार्टिकल इनसे बड़े होते हैं और इनके पार्टिकल इनसे छोटे होते हैं। तो एक बात याद रखना, आप ना कोलॉइड के साइज को याद कर लो, आपको इनके साइज याद हो जाएंगे। दिखाता हूं इनका जो साइज होता है। सेकंड पॉइंट किसका है? साइज का। इनका जो साइज होता है
इट इज its size is in the range of ध्यान से देखना 1 to 1000 नैनोमीटर, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज होता है। तो अब इसका साइज याद है तो इसका साइज बता दो क्या होगा। 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, तभी तो दिखाई नहीं देंगे आपको। तो व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन, आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल साइज इज लेस देन, किससे लेस होता है? 1 नैनो, और गैस करो इनका पार्टिकल का साइज क्या होगा? पार्टिकल साइज इज, बोलो बोलो, इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होता है? 1000 नैनो। बहुत बड़े पार्टिकल होते हैं। आपको हवा में जब आंधी चलती है तो आंधी में मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल नहीं दिखते? आप पानी में कीचड़ या मिट्टी या डाल दो तो आपको उसके बड़े बड़े पार्टिकल नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। वो कितने बड़े होते हैं? मोर देन 1000। अच्छा, आप कभी थिएटर में मूवी देखने गए हो तो थिएटर में जब मूवी देखने जाते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में ड्रॉ करके बताया था, तो पीछे से प्रोजेक्टर की बीम जो आ रही होती है, आपको उस बीम में छोटे छोटे लाइट के डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं नहीं दिखते हैं? वो डस्ट के पार्टिकल क्या होते हैं? कोलॉइड्स होते हैं। तो आप बताओ वो पार्टिकल का साइज़ किस रेंज में होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर ही होता है। अच्छा, आपके और मेरे बीच में इसमें O2 है, N2 है, CO2 है, क्या आपको दिख रहे हैं? वो क्या O2 N2 CO2 दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। यानी कि वो कितने बड़े होंगे? वो 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहे बच्चों। पार्टिकल का साइज हो गया। आ जाओ सेकंड, थर्ड, विजिबिलिटी। किसकी विजिबिलिटी करनी है अब हमने? विजिबिलिटी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। आप बताओ क्या इसके कंपोनेंट नेकेड आई से दिखाई देते हैं? नहीं। माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल थ्रू, किससे? थ्रू नेकेड आई और अ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब बताओ इसमें क्या होगा? थर्ड पॉइंट, इनके पार्टिकल नेकेड आई से तो नहीं दिखते पर आपको माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू नेकेड आई, सॉरी आर नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आई बट कैन बी सीन, कैसे? बट कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। देखो मैं जान के जब जो लिखता हूं वो साथ साथ बोल भी रहा होता हूं। तो अगर आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं। तो अगर आपको शब्द समझ नहीं आ रहा तो मेरे आप बोलने के शब्द से समझेंगे सर ने क्या लिखा है। क्लियर है जी? और इसमें क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट, सस्पेंशन के पार्टिकल्स कैन बी सीन, कैसे? थ्रू नेकेड आई। अगर नेकेड आई से दिख गए तो माइक्रोस्कोप से तो भैया दिख ही जाएंगे। हाँ, कई बार बच्चा पूछते हैं नेकेड आई क्यों बोलते हैं? आप लेंस नहीं लगा सकते, लेंस लगा के नहीं देखना। लेंस लगा के देख ले तो उसको नेकेड आई नहीं कहते। चश्मा लगा के देखने को नेकेड आई नहीं कहते। ठीक है जी? चश्मा तो मेरी नॉर्मल विजन हो गई। अगर मैं उसके बाद लेंस भी लगा लूँगा, आजकल लेंस आते हैं ना मार्केट में, कन्वेक्स लेंस आते हैं, उस लेंस से ऐसे करके देखो कितनी बड़ी चीज़ दिखती है। कह रहे वो नहीं लगाना, ठीक है? तो आपको नहीं दिखाई देंगे। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया मेरे बच्चे? नेक्स्ट, अब आओ सॉल्यूशन को। मैंने जब फर्स्ट लेक्चर लिया था मैंने कहा था हम उसको फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने के बाद क्या उसके पार्टिकल सेपरेट होंगे? क्या चीनी लग हो जाएगी फिल्टर पेपर पे? नहीं। फिल्टर पेपर से क्या दूध और पानी अलग होंगे? नहीं, वो भी अलग नहीं होंगे। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग हो जाएंगे। किससे अलग हो जाएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको पकड़ के घुमाएंगे ना अच्छे से, दूध वाले को अच्छे से घुमाएंगे। मशीन को सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, मैं दिखाऊंगा इस चैप्टर में आएगी आगे चल के। उससे अलग हो जाएंगे। पर फिल्ट्रेशन से अलग? पर फिल्ट्रेशन से क्या सैंड और पानी अलग हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। सैंड फिल्टर पेपर पर लग जाती है और पानी नीचे निकल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फिल्ट्रेबिलिटी कैसी होगी? फिल्ट्रेबिलिटी, तो आप क्या लिखेंगे? बोलो। पार्टिकल्स कैन नॉट बी separated
थ्रू प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होंगे। दैट इज देयर विल बी नो रेसिड्यू किसके ऊपर, FP लिख दूं बच्चों, आप FP मत लिखना, फिल्टर पेपर ही लिखना, पेपर जगह नहीं थी मैंने FP लिख दिया, FP मतलब फिल्टर पेपर। आ जाओ, इसमें क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू filtration, that is there will be no, क्या नहीं होगा यहां पर, रेसिड्यू किसके ऊपर, ऑन फिल्टर पेपर। मैं ब्रैकेट में एक चीज लिख देता हूं, although it can be separated, कैसे, यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाएंगे। और इसमें क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन। मैं जान के लिख रहा हूं, जो बोल भी रहा हूं, ताकि आपको राइटिंग समझ में आ जाए। That is there will be, क्या होगा, रेसिड्यू ऑन फिल्टर पेपर। ये सारा बच्चों मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जो मेरा ये लेक्चर देख रहा है, जिससे मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा, मैं उसको सलाह दूंगा जाके फर्स्ट लेक्चर देखे तो ये समझ में आ जाएगा। ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आ जाओ जी नेक्स्ट, स्कैटरिंग। क्या ट्रू सॉल्यूशन में लाइट डाली थी तो लाइट स्कैटर हो रही थी, बोलो याद करो, नहीं हो रही थी। तो यानी कि ट्रू सॉल्यूशन विल नॉट शो स्कैटरिंग, दैट इज इट विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। उसी स्कैटरिंग को क्या कहते हैं, मैंने स्कैटरिंग की डेफिनेशन बता दी थी ना आपको, टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट इज ए फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बता दिया था, हाँ बता दिया था, ऑब्जर्व बाय, हाँ जी टिंडल। तो यानी कि स्कैटरिंग में क्या लिखेंगे, इट विल नॉट स्कैटर the beam of light, that is no Tyndall effect। और इसमें क्या लिखेंगे, it scatter beam of light, that is it shows, it मतलब colloid, इट शोज, क्या शो करने लगेगा बच्चों, टिंडल। और अब बता दो इसमें क्या लिखेंगे। देखो इसके बारे में ना बहस है, ये करते भी है नहीं भी करते हैं, हाँ करते भी है नहीं करते भी है। अगर ये थोड़ा सा क्लियर होगा तो कर देगा, बिल्कुल अनक्लियर होगा तो इसके लिए मुश्किल होता है। पर आपकी एनसीईआरटी ने साफ लिखा है करते हैं। अगर एनसीईआरटी ने लिखा है तो आप लिख देना इट शोज टिंडल इफेक्ट, यानी कि इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दैट इज आई को क्या कहते हैं, दैट इज इट शोज टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो कर देते हैं, पर एक्चुअली होना चाहिए मे और मे नॉट शो, पर एनसीईआरटी ने लिख दिया शो करते हैं, हमें लिखना पड़ेगा। आप इसकी क्लैरिटी अपने स्कूल के टीचर से ले लेना कि मैम या सर जो भी पढ़ाते हैं कि सस्पेंशन में क्या लिखें, टिंडल इफेक्ट शो होगा या नहीं होगा। पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शो होगा। मैं अभी आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखा दूंगा, उसमें साफ लिखा हुआ है शो करते हैं भाई, दे शो स्कैटरिंग। तो यहाँ तक आपको कौन कौन से पॉइंट बताए, टिंडल इफेक्ट बता दिया, फिल्टरेबिलिटी बता दिया, विजिबिलिटी बता दिया, पार्टिकल साइज बता दिया। अगर आपसे पूछें, यस अगर आपसे पूछें कि वाई, ये अगर क्वेश्चन वाई में आ गया, वाई सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, पता क्या बोलना है, तो उसका आंसर बोलना है बिकॉज द पार्टिकल्स आर
पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड लेस देन 1 नैनोमीटर, देयरफॉर दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो अगर आपसे पूछ रहे क्यों नहीं शो करते ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट, तो क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 2, बिकॉज पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर, सो दे कैन नॉट स्कैटर द लाइट। और अगर आपसे पूछें कि वाई इट शो स्कैटरिंग, वाई इट शो टिंडल इफेक्ट, तो आपने क्या लिखना है? वही पॉइंट नंबर 2, बिकॉज द पार्टिकल साइज इज इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर, देयरफॉर दे शो टिंडल इफेक्ट। तो जब भी टिंडल इफेक्ट पूछेंगे तो उसका आंसर कहाँ से निकल के आता है? पार्टिकल के साइज से। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। स्कैटरिंग क्या होती है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो जाओ फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें आपको मैंने साफ क्लियर मेंशन किया हुआ है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे एक टेबल बनी हुई है, आपको मैं अभी वो टेबल दिखा भी देता हूँ। एनसीईआरटी के पीछे वो टेबल बनी हुई है, उस टेबल को हम फिल कर सकते हैं, एक फॉर्मेलिटी रह गई है। हाँ, एक पॉइंट और रह जाता है सेटिंग का। सेटलिंग मतलब सेटल होंगे या नहीं होंगे, इसी में लिख देता हूँ, सेटल होंगे नहीं होंगे। सेटल, आपको क्या लगता है क्या चीनी और पानी को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, क्या सेटल होगी कभी? नहीं। तो यानी कि क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स विल नॉट क्या बच्चों? सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। ऑन स्टैंडिंग का मतलब होता है उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। जैसे आपने गिलास रख दिया पानी का टेबल पे चीनी डाल के, उसको छोड़ दिया आपने, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो कह रहे हैं वो सेटल नहीं होगी नीचे। विल नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और इसमें क्या लिखेंगे? पार्टिकल विल नॉट को क्या कर देंगे? पार्टिकल्स, मैं लिख देता हूं भाई, पार्टिकल्स विल नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। पर एक बात बताओ, अगर मैं इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कर दूंगा तो क्या सेटल हो जाएंगे क्लोराइड? सोच के बताओ, क्लोराइड क्या सेटल हो जाएंगे सेंट्रीफ्यूगेशन करने से? अब दूध की बात आओ, दूध की मैंने कहा था लस्सी बनाते हैं तो क्या बन जाता है? अलग हो जाता है ना, फैट और उसका पानी अलग हो जाता है, प्रोटीन अलग हो जाता है। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगी। आप ब्लड को लो, ब्लड को एक ट्यूब में डालो और उसको मशीन में डाल के घुमा दो, तो ब्लड के पार्टिकल क्या हो जाते हैं? नीचे सेटल हो जाते हैं। तो क्लोराइड सेटल हो जाता है। क्या करने से सेटल होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। बट लेफ्ट अनडिस्टर्ब नहीं। तो इसमें बड़ी बहस है, क्या क्लोराइड सेटल होगा? तो आप लिखेंगे इफ इट इज अलाउ टू स्टैंड इट विल नॉट सेटल, बट विल सेटल ओनली इफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन। लिख दोगे? मैं लिख दूं? कहां लिखूं इस बात को? पार्टिकल विल नॉट सेटल डाउन बट ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन सेटल डाउन। मैं बोल देता हूं अगर किसी को नहीं पढ़ा जाएगा। मैं लिखा था पार्टिकल विल नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग बट ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन सेटल डाउन। ठीक है, क्लियर हो गया? आ जाओ, इसमें क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स विल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। आप इसको रख दो, ये सेटल हो जाएंगे। तो आओ आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं। आ जाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं। आइए, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए जी, दिस इज पेज नंबर 88। देखिए जी, आप इसको टेबल को भरेंगे। नेचर, सॉल्यूशन होमोजीनियस, सस्पेंशन एंड कोलोइड हेट्रोजीनियस। पार्टिकल साइज सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलोइड 1 to 1000 नैनोमीटर, सस्पेंशन ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। विजिबिलिटी सॉल्यूशन नेकेड आई से भी नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप से दिखते। क्लोराइड नेकेड आई से नहीं दिखते, पर कहाँ से दिखते हैं? माइक्रोस्कोप से। सस्पेंशन नेकेड आई से भी दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाएंगे। सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से कह रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते, क्लोराइड को भी सेपरेट फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, सस्पेंशन को सेपरेट
कर सकते हैं। अच्छा, यही होती है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन को नहीं कर सकते, क्लोराइड को कर लेंगे और सस्पेंशन को तो कर ही लेंगे। सेटलिंग, सॉल्यूशन सेटल नहीं होगा ऑन स्टैंडिंग, क्लोराइड भी सेटल नहीं होगा ऑन स्टैंडिंग, बट कैन सेटल डाउन ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंशन तो होगा ही सेटल डाउन। टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्लोराइड करेंगे, सस्पेंशन मे और मे नोट, पर एनसीईआरटी ने साफ लिखा है दे डस। क्लियर है? आ जाओ। ये आप भर दोगे, सॉल्यूशन सस्पेंशन क्लोराइड, प्रॉपर्टीज लिख दोगे। मैंने प्रॉपर्टीज लिखी तो थी पीछे, वो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट प्रॉपर्टीज तो थी उसकी। सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या लिखोगे बताना जरा। सॉल्यूशन के एग्जांपल अब तो याद हो गए होंगे आपको। आप लिख दोगे शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। सस्पेंशन के क्या एग्जांपल लिखोगे, मड, मड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ठीक है जी। और क्लोराइड के एग्जांपल क्या लिखोगे, क्लोराइड के मिल्क, इंक, ब्लड, ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। आगे फोग, फोग, यस क्लाउड, क्लाउड भी क्या होता है, क्लाउड भी एक तरह सा क्लोराइडल सिस्टम होता है बच्चों। फोम भी क्लोराइड होती है, फोम जैसे शेविंग फोम होती है ना, वो भी क्लोराइड होती है। अच्छा, क्लोराइड के अंदर ना एक शब्द आता है मेरे बच्चों, यह ध्यान से समझना, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो क्लोराइड बेसिकली क्या हो गया, तो क्लोराइड इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। कौन सा सिस्टम है बच्चों ये, इन विच, अब ध्यान से देखो, नया शब्द लेके आऊंगा, इन विच dispersed phase particles are dispersed in dispersion medium। अब समझो बच्चों, ये मैंने क्या लिखा है, क्लोराइड, ध्यान से देखो क्या कहता है, कह रहा है क्लोराइड सबसे पहली बात ये क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। इसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपने ये पानी लिया था, ये क्या था इसके अंदर, इस पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, ये मिट्टी है, सैंड है, ये बाद में सेटल हो जाएगी, बाद में सेटल हो जाएगी। उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत सैंड क्या रहेगी इसके अंदर, रहेगी। सेटल होने के बाद, जब तक सेटल नहीं हुई वो क्या था, सस्पेंशन। सेटल होने के बाद भी थोड़ी बहुत आपको ऊपर क्या दिखाई देगी, उसके अंदर सैंड दिखाई देगी। या छोड़ो, आप एयर का एग्जांपल ले लो, एयर का एग्जांपल ले लो। एयर के अंदर आपको हल्के हल्के क्या दिखते हैं, डस्ट के पार्टिकल दिखते हैं बच्चों, बोलो, बिल्कुल दिखते हैं। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, इनको हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। या दूध के अंदर आपको फैट के, अगर मान लो ये मिल्क है, चलो ये मिल्क मान लो, तो ये जो लाइट येलो के ड्रॉप्स होते हैं, आप इनको कौन से ड्रॉप्स कहते हो, फैट के ड्रॉप्स कहते हो। तो फैट के ड्रॉप्स क्या हो गए, डिस्पर्स्ड फेज, जो फैले हुए हैं, जो फैले हुए हैं, किसके अंदर फैले हुए हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। तो यानी कि एयर, एयर क्या हो गई, एयर एक मीडियम हो गई। उस मीडियम के अंदर क्या फैले हुए हैं, डस्ट के पार्टिकल फैले हुए हैं। तो डस्ट पार्टिकल क्या होगी जल्दी बताओ, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। और एयर क्या होगी जल्दी बताओ, एयर होगी डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्जन मीडियम मतलब जैसे आप सोल्यूट सॉल्वेंट पढ़ते थे ना, तो जैसे सॉल्वेंट होता था यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। और जैसे वहाँ सोल्यूट होता था यहाँ क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट होते हैं, वैसे क्लोराइड के अंदर डिस्पर्स्ड फेज होते हैं। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होते हैं, वैसे क्लोराइड के अंदर डिस्पर्जन मीडियम होते हैं। समझ में आ गया। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया जल्दी बताओ, डिस्पर्स्ड फेज आर पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स होते हैं बच्चों ये जल्दी बताओ, क्लोराइड्स, विच आर
सोल्यूट लाइक पार्टिकल्स किसके जैसे होते हैं? सोल्यूट जैसे पार्टिकल्स होते हैं। एंड आर डिस्पर्स्ड इन, और ये किसमें फैले होते हैं? एंड आर डिस्पर्स्ड इन किसमें फैले होते हैं? डिस्पर्जन। एंड आर डिस्पर्स्ड इन मीडियम, जिस मीडियम में फैले होते हैं उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड डिस्पर्जन। बोलो, मीडियम। क्या कहते हैं उसको? डिस्पर्जन। तो दो शब्द समझ में आ गए। तो डिस्पर्जन मीडियम एक्चुअली क्या हो गए? डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गए? दे आर पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स होते हैं ये? विच आर किसके जैसे होते हैं? जल्दी बोलो, शाबाश। सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स। सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स, विच आर सॉल्वेंट लाइक पार्टिकल्स। तो अब बताओ हमारी हवा क्या हो गई? एक डिस्पर्जन मीडियम, और इसमें जो छोटे छोटे हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब टॉर्च डालेंगे अंधेरे में तो दिखते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल हम उनको क्या कहेंगे? डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स। दूध के अंदर मीडियम जो होता है वाटर होता है, पर उसके अंदर छोटे छोटे क्या फैले होते हैं? फैट पार्टिकल्स। वो क्या हो गए? डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल। जैसे फोग होती है, फोग में वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो क्या हो गए? डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स। और एयर क्या हो गई? डिस्पर्जन मीडियम हो गई। तो आपसे कोई पूछे फोग के अंदर क्या होता है, तो आप कहेंगे फोग के अंदर वाटर वेपर्स आर डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स और एयर इज डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ रही है? यहाँ तक ही क्लियर है? कोई डाउट है तो भी पूछ लो। चलें आगे। आओ आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड आर कॉल्ड डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि आपसे पूछेगा कोलॉइड के कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? एक होता है डिस्पर्स फेस और एक होता है, ठीक है जी, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेस। जो सोल्यूट जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेस। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेस इज सस्पेंडेड इज नोन एज। तो यहां से किसकी डेफिनेशन निकाल लोगे? डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। हो जाएगा मेरे बच्चों? ये देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा, साफ लिखा है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स कब? व्हेन पासिस थ्रू, या तो क्लोराइड से निकले या फिर कहां से निकले? सस्पेंशन से। बट नोट पर नहीं होगी जब कहां से निकले? ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन से। जैसे इसने एनसीईआरटी ने देखो कितना अच्छा बताया, स्टेडियम का भी मैच देखने जाओ टीवी पे देखो तो जो फोग लाइट लगी होती है, जो लाइट लगी होती है, जो बड़ी बड़ी लाइट से रोशनी आती है, आपको उस लाइट का पूरा पाथ दिखता है। ये पाथ जो दिखता है इसको हम क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ही तो कहते हैं बच्चों। ये स्कैटरिंग ही तो कर रही होती है, इसको ही तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप यहां से किसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपने नोट्स में? जब आप नोट्स बना रहे हैं जो बच्चे, तो डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन मीडियम मैंने पीछे लिख दिया नोट्स में, वहां से बैठा सकते हो, यहां से बैठा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्लोराइड कितने? दो चीजों से बनता है। क्लोराइड दो चीजों से बनता है, वो कौन कौन सी है? डिस्पर्स फेस एंड, क्या मैंने टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन लिख दी बेटा? फर्स्ट क्लास में लिखी थी। इट इज अ फिनोमेना, मैं बोल देता हूँ, इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, या इट इज अ फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लिखा हुआ है ना? सबसे पहले किसने देखा था? जॉन टिंडल ने देखा था, इसका नाम पर लगा दिया। पर इसमें एक और डेफिनेशन है, सभी लिखेंगे वो डेफिनेशन, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट। अच्छा, आपने कभी आप अपने डार्क रूम में बैठे हैं, आप कभी डार्क रूम में बैठे हैं, अंधेरा है, और आपने एक दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोल दिया, दरवाजा खोलने से लाइट अंदर आती है लाइट ऐसे, और लाइट अंदर आने के बाद
आपको इस पाथ में 10 पार्टिकल दिखते हैं? बोलो, दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। आपने कभी उन 10 पार्टिकल को घूमते हुए, टक्कर मारते हुए, हिलते हुए देखा है? पता कैसे हिल रहे होते हैं? ऐसे पार्टिकल इधर इधर, टक्कर मारी इधर इधर, टक्कर मारी इधर इधर, टक्कर मारी इधर इधर, टक्कर मतलब एक दूसरे को वो क्या करते रहते हैं? टक्करें मारते रहते हैं, नहीं मारते रहते? बोलो, कभी देखना पार्टिकल ऐसे हिलते रहते हैं, बिल्कुल स्टिल रहते हैं पार्टिकल। इस जिगजैग मूवमेंट को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपने नाम पे मूवमेंट का नाम रख दिया। तो इट इज अ ब्राउनियन मूवमेंट इज अ zigzag movement shown by particles of, कौन से पार्टिकल शो कर रहे हैं? dispersed phase. It was first observed by रॉबर्ट ब्राउन। तो उसके नाम पे रख दिया, कौन सी मूवमेंट हो रही है? ब्राउनियन मूवमेंट। तो डेफिनेशन ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट हो जाएगी बच्चों, कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।